हेलो प्यारो। आई नो थोड़ा लंबे समय के बाद मैं आ रहा हूँ इस वीडियो के साथ, बट आप ही मैं इस बात को एक तरह से कोशिश करूँगा पूरी तरह से अश्योर करने की कि ये कंटिन्यूस तरीके से आपके सामने वीडियोस आते रहें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो एक पेस के साथ पूरा होता रहे। आई नो आप में से कुछ लोगों के इंटरनल टेस्ट जो नए सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनके शुरू होने वाले होंगे, या उसकी डेट आप लोग को मालूम चल चुकी होगी। तो शायद अगर कुछ और वीडियो मैं इससे पहले बनाता तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाता, बट आई विल ट्राई टू कवर दैट बैकलॉग और आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलते रहें। यही हमारा इस पूरी एक्टिविटी का पर्पज़ है। और जैसे कि पीछे की 2 वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। इवन मेरे ख्याल से 27-28 दिन हो गए हैं जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड उस तरह से नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से इस चैनल पे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और उस पर आप व्यू करते रहे, देखते रहे। तो दैट इज़ अ वेरी मतलब टचिंग थिंग है हमारे लिए एज अ क्रिएटर की हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो भी इस बात को उम्मीद लगाए हैं, इस उम्मीद रखते हैं कि इस चैनल पे कुछ ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा जिससे कि आपकी पढ़ाई, आपका जो पढ़ने का सफ़र है ये थोड़ा अच्छा होगा। चलिए देखो, अच्छा एक चीज़ और है, कुछ बच्चों ने उस पर हमें कमेंट किए हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करा दो। तो बच्चों, नोट्स के मामले में मेरा राय जो वो ये है कि नोट्स तो ऐसे होने चाहिए जो आप खुद बनाओ। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को जान रहे हो, तो इस बात को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको नोट्स के फॉर्म में लिखो। कुछ लोग कहते हैं कटिंग हो जाएगी, अरे ठीक है, वो आपकी कॉपी है, कटिंग हो जाए या जो कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आपकी कॉपी है, आप उसको काटिए पीटिए, जैसा भी करना चाहें आप करिए, बस आपकी समझ उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो आप ऐसा करिएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आप नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते रहिएगा। और जैसा कि मैं क्लासरूम में करता हूँ, वहाँ भी बच्चे जब इस बात को कहते हैं कि सर मुझे नोट्स दे दीजिए, तो मैं उनसे ये कहता हूँ देखो ऐसा है कि ये जो मांग है ये छोटे बच्चों जैसी है कि सर मुझे क्वेश्चन आंसर लिखा दीजिए, सर मुझे नोट्स दे दीजिए। तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, जनरल भाषा में डिक्टेट कर देता हूँ, और आपका पर्पस, आपका उसके आगे ये होना चाहिए कदम कि जो मैंने डिक्टेट किया है, जो भी मैंने कहा है, उसको आप फिर से अपडेट कर दीजिए। टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं उनसे अपडेट कर दीजिए, और अपडेट कर दोगे तो वो सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके सामने आ जाएगा, आपका एक बहुत अच्छा नोट बन जाएगा। सो आई विल ट्राई टू डिक्टेट द कंटेंट ऑफ दिस जो टॉपिक है, और आप उसको फाइनल मत मानिएगा। आप उसको अपने पास जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, या जो आपके प्रोफेसर्स जिसके आस जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं या जो रिकमेंड कर रहे हैं, उसके साथ इसको अपडेट करिएगा। डेफिनेटली गुंजाइश रहती है हर तरफ ग्रो करने की, अपडेट करने की, तो आप उसको करिएगा। So today I am going to start the proper topic, the proper syllabus, that is the semiconductor physics का जो syllabus है उसको मैं proper तरीके से आज शुरू कर रहा हूँ। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है आपके syllabus का, that is the free electron theory. So first of all we need to discuss the free electron theory. Okay, free electron theory. फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जो कहानी है वो शुरू होती है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक 1898 या 97 ऐसा कोई समय था जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। और उन्होंने उस डिस्कवरी के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ बताई दुनिया को कि जो एटम होते हैं उनको तोड़ा जा सकता है। एटम, क्योंकि उससे पहले ये माना जाता रहा था डाल्टन के समय से कि हमारा जो एटम है वो बेसिक एंटिटी है, किसी भी इस पूरा ब्रह्मांड जो है उसकी सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है। और एटम एक फंडामेंटल यूनिट है, इसका मतलब एटम को फर्दर किसी और चीज़ से बना हुआ हम नहीं मान सकते। ये एक तरह का व्यू था उस समय के लोगों का। लेकिन जब जे थॉमसन एटम में से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं तो वो एक नई रास्ता खोल देता है लोगों के सामने कि नहीं भाई, एटम भी डिविजिबल है, एटम के अंदर भी
कुछ स्ट्रक्चर है इंटरनली। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो होती है वो इस तरह का एक व्यू लोगों को देता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, इमीडिएटली उस डिस्कवरी को बेस बना करके उस समय जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उनको स्पेसिफाई करने की एक प्रयास शुरू हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से बहुत पहले हमारे पास बैटरी थी, हमें बैटरी का पोटेंशियल मालूम था, हमें करंट के बारे में मालूम था, करंट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मालूम था। तो ओम एक तरह से आप कह सकते हो फिजिसिस्ट थे, प्रैक्टिशनर थे। ओम का लॉ एक एग्जिस्ट कर रहा था जो कहता है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो कंडक्टर के दो प्लेटों के बीच में या कंडक्टर के दो सिरों के बीच में, तो उसमें जो करंट फ्लो करती है उसमें प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है। और एक फार्मूला उन्होंने बताया था V = R टाइम I, एयर R इज काइंड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि उस कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन सब पे ये डिपेंड करता है। तो V = IR ये फार्मूला हम लोगों ने देखा। और ये जो फार्मूला होता है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड द ओम लॉ। ओम लॉ को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। एक टर्म होता है जिसे हम नाम देते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, देखो मान लो अगर आपके पास एक तार है, इस तरह का तार है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रही है। और इस तार का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तार का जैसे ये चौक है तो इस चौक का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस तरह का। तो जितनी अमाउंट की करंट फ्लो कर रही है उसको अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें तो हम एक क्वांटिटी निकाल के लाते हैं करंट डेंसिटी। अभी ओम के लॉ में क्या हो रहा है, ओम के लॉ में ये हो रहा है कि हमारे पास इस तरह का मान लो एक वायर है जिसके एक सिरे पर हमने इस तरह से यहाँ पर बैटरी लगा दी है। अब बैटरी लगाओगे आप तो यहाँ पर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो यानी कि यहाँ पर एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस्टेब्लिश कर रखी है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो एक तरीका और होता है J = प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टाइम E। ये भी एक तरीका है ओम के लॉ को लिखने का, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और करंट बट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ये टर्म है दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट सिंबल जो भी आप कहें, हम इसको कंडक्टिविटी को इसको नाम दे रहे हैं। तो ओम का जो लॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे सामने था, उसमें ये था कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिविटी इस कांस्टेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ये बता क्या रहा है, अब कंडक्टिविटी क्या बता रहा है? कंडक्टिविटी बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितनी आसानी के साथ करंट फ्लो कर जाएगी। यही तो होता है मतलब कंडक्टिविटी का। आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है 10th 12th में कि जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, ये सब अलग अलग तरह के मेटल हैं और इन सब की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। वही बैटरी, वही पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो द करंट डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफरेंट इन एल्युमिनियम as compared to silver, as compared to copper, as compared to iron। सब में अलग अलग उसका व्यवहार होता है। तो हम कहते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो चांदी कुछ और होती है, कॉपर कुछ और होती है, आयरन की कुछ और होती है। ये सब हमको वेल नोन था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, इमीडिएटली उस समय एक फिजिसिस्ट थे ड्रूड। तो ड्रूड जो होते हैं, आई थिंक 1900 की बात है, तो 1900 में वो एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। एक थ्योरी प्रपोज करते हैं जिसको कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। बेसिकली ये एक तरह से, इसको अगर हम और थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाएं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी इसको कहीं कहीं लिटरेचर में कहा गया है, कुछ जगहों पर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। नाउ व्हाट इज़ दिस? देखो बच्चों, थोड़ा सा हिस्टोरिकली मैं जा रहा हूँ क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकली एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक ऐसा लंबा समय रहा है कि जब हम एटम और मॉलिक्यूल और इन सब पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। हम एक फ्लूइड थ्योरी
दुनिया में काम करती थी कि कोई फ्लूइड है जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है, कोई फ्लूइड है जो कि थर्मल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है, कोई कैलोरिक नाम का फ्लूइड है जिसकी वजह से हीट एनर्जी का ये सारा कुछ घालमेल चलता रहता है। ऐसे थियोरीज थी उस ज़माने में, मेटेरियलिस्टिक थ्योरी या मैकेनिकल थ्योरी, ऐसे बहुत सारी थ्योरी थी। 1860-50 की बात है। तो हो क्या रहा था कि उस ज़माने में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आती है, जो कि आप लोगों ने 12th में पढ़ी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसको मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक तरह से प्रपोज किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो होती है वो इस फ्लूइडिक थ्योरी से थोड़ा सा डिफर रहती है। वो इंडिविजुअल डिस्क्रीट पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को, एटम के एग्जिस्टेंस को, एटम के समूह यानी मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती है और डिस्क्रीटनेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि फ्लूइड से एक कंटिन्यूटी वाली बात थी। बट इस काइनेटिक थ्योरी में कुछ डिस्क्रीट एटॉमिक व्यू की बात आती है। और उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से उस ज़माने में टेम्परेचर, प्रेशर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो नंबर, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारी सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो रही थी। तो लोगों को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसे एक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आती है और वो कैसे उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को प्रूव करती है थ्योरेटिकली अच्छी तरीके से, जो कि एक दूसरी थ्योरी के हिसाब से माने जा रहे थे कि कोई फ्लूइडिक बिहेवियर के वजह से ऐसा हो रहा था। तो 1900 की शुरुआत में उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनके सामने गैस थ्योरी वाज अ सक्सेसफुल थ्योरी और लोग उस सक्सेस को दोहराना चाह रहे थे। जैसे हम देखते हैं किसी व्यक्ति को सफल होता है देखते हैं तो हम खुद चाहते हैं कि हम उस चीज़ को दोहराएं और फिर हम वैसा करना शुरू करते हैं। हम उसको देख करके उससे मोटिवेट होकर के उसको फॉलो करते हैं। तो ड्रूड के पास ये रास्ता निकला कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल खोजा गया है, तो क्यों ना, जैसे गैस थ्योरी माना जाता है कि गैस का एक चैम्बर जिसके अंदर गैस भरी है और उस चैम्बर के अंदर गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, दीवारों से टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, मोमेंटम का ट्रांसफ़र हो रहा है, रैंडमली मोशन हो रहा है, हर चीज़ क्योटिक सी चल रही है। उसी दौरान काइनेटिक थ्योरी को टेम्परेचर से रिलेट करके देखा गया, मोमेंटम ट्रांसफ़र को प्रेशर से रिलेट करके देखा गया। क्यों ना वैसा ही कुछ जैसा कि उस काइनेटिक थ्योरी का था हम इस नए खोजे गए पार्टिकल के साथ करते हैं। तो ड्रूड ने बेसिकली एक तरह से आप ये समझ लो, उन्होंने उसी काइनेटिक थ्योरी जैसी चीज़ों को मेटल के अंदर माना। उनके हिसाब से जो मेटल है, मेटल इज़ लाइक अ बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और ये इलेक्ट्रॉन उस मेटल के अंदर वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसा गैस, जो आपका गैस चैम्बर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं। और मैक्सवेल ने, जो कि काइनेटिक थ्योरी मैक्सवेल की थ्योरी थी और उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से सॉल्व करते थे। तो वही चीज़ ड्रूड भी कहते हैं कि ये जो मेटल है जिसको हम गैस से भरा हुआ, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ चैम्बर मान सकते हैं या इलेक्ट्रॉन गैस से भरा हुआ चैम्बर मान सकते हैं, वो भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। तो ड्रूड ने उस समय जो एक प्रसिद्ध थ्योरी, सक्सेसफुल थ्योरी थी, उस थ्योरी के एजम्पशंस को इलेक्ट्रॉन जो न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल था उसके साथ मिला करके मटेरियल के लिए, खासतौर पर मेटल्स के लिए एक थ्योरी प्रपोज की। उसी थ्योरी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कह रहे हैं, जो कि आपके यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है। तो आई होप मैंने कुछ हद तक को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि किस तरह से इस थ्योरी का इनिशिएशन हुआ। अच्छा, अब थ्योरी आ गई, ड्रूड ने थ्योरी दी। देखो बच्चों, हर थ्योरी का एक मकसद होता है। हर थ्योरी किसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए करी जाती है। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं और हम कई बार उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को ठीक से समझा नहीं पा रहे होते हैं, तो हम एक थ्योरी बनाते हैं, उसमें शायद कुछ बेसिक एजम्पशन, कुछ नए एजम्पशंस लेते हैं और फिर इस थ्योरी से हम उन अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम समझा ले जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी थ्योरी सही है, यानी कि हमारे एजम्पशन सही हैं। और अगर हमें कुछ चैलेंज महसूस होता है तो फिर हम उस थ्योरी में कुछ बदलाव करते हैं और इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक ग्रोथ साइंस की होती रहती है, जो कि हमेशा से होती रही है।
तो फिर कोई आता है, उनमें कुछ कमियां देखता है, उन कमियों को दूर करता है, थ्योरी आगे बढ़ती है। फिर कोई कमी देखता है, उसको फिर से दूर करता है। फिर कोई नया विचार आ जाता है और कभी कभी ये नया विचार उस पूरी थ्योरी को बिल्कुल सिरे से रिप्लेस करके एक नई थ्योरी वहाँ पर रख देता है। और इस तरह की चीज़ें हम लोग रिलेटिविटी और कई जगहों पर देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं फिजिक्स में जहाँ हमने देखा है कि पुरानी चली आ रही थ्योरी को पूरी तरह से दरकिनार करके एक नई थ्योरी वहाँ आ जाती है और वो पूरी तरह से उस फील्ड को नए तरीके से देखने का नज़रिया देती है। वो तो अलग अलग हिस्सों की बात है। चलिए हम आते हैं अपनी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लिख लीजिए, आई वुड सजेस्ट, या आप इसको स्पीड अप करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बोल देता हूँ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में लिखें, द metal has property of conductivity. The metal has property of conductivity due to which, under the influence of applied electric field, metal has the property of conductivity due to which, under the influence of applied electric field, motion of charges takes place. Under the influence of applied electric field, motion of charges takes place. Full stop. In metals, large number of free charges. In metals, large number of free charges or mobile charge carriers. Large number of free charges or mobile charge carriers are present. Mobile charge carriers are present. Full stop. These free charge carriers और mobile charge carriers, जिसको भी आप कहो, these free charge carriers form a sea of electron. Free charge carriers form a sea, समुद्र बना लेते हैं, form a sea of electrons with the background of metal ions. With the background of metal ions. Now what does this mean? इसको समझिए। जैसे अगर हमने कहा हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा है, कॉपर का टुकड़ा है, तो ये सारे सर्किल जो हैं ये कॉपर के एटम हैं। ओके, ये कॉपर के एटम है। अच्छा, एक चीज़ आप समझें, जैसे कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिट आपने बना दी। एटम जितना बड़ा होता है वैसे वैसे इसके अंदर और भी शेल्स होते हैं, KLM शेल होते हैं ना, अबाव प्रिंसिपल से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मान लो कॉपर एटम है, इसका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो आप देखते हो ये जो न्यूक्लियस है इसके साथ इसकी दूरी R है। तो हमें मालूम है कि इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो 1/r² होता है। दिस इज द कूलम लॉ। तो R ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। दूरी ज़्यादा है इसीलिए वो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की वजह से थोड़ा सा कम बाउंड होगा। एक चीज़ यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है, जरा समझिएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? जैसे यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ऑर्बिट में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से 4 8 इलेक्ट्रॉन है। तो खुद ही सोचो ऐसा और भी शेल होंगे, हमने तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। अब जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और मान लो यहाँ 29 प्रोटॉन थे, मान लो 29 प्रोटॉन थे, तो जो सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है क्या उसको 29 पॉजिटिव चार्ज महसूस होंगे? जवाब है नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट ऐसी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि लगातार उसको घूम रहे हैं उसके चारों तरफ। तो एक तरह से उसको शील्ड किए हैं। उसके बाद फिर एक और ऑर्बिट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट थोड़ी बड़ी है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, तो वो भी सब उसके चारों तरफ घूम रहे, वो भी एक तरह से शील्ड किए हैं। तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब जल रहा है, उसके आगे मैंने प्लास्टिक की एक लेयर लगा दी। तो जब प्लास्टिक की लेयर लगाओगे तो प्लास्टिक कितना भी क्लियर हो लेकिन है तो कुछ तो वो लाइट
जो उससे गुजर रहा है उसको रोक रहा होगा। फिर आपने एक प्लास्टिक की और लेयर लगा दी, एक प्लास्टिक की और लेयर लगा दी। तो अगर आप कई प्लास्टिक की लेयर के पीछे उस बल्ब को रखो तो और यहाँ से देखोगे तो आपको जो उसकी इंटेंसिटी बिना प्लास्टिक के समझ में आती, उससे तो कुछ हद तक वो कम रही होगी। ऑब्वियस सी बात है। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि प्लास्टिक पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो कुछ तो वो शील्ड कर रहे होंगे न्यूक्लियस को चारों तरफ से। तो यहाँ पर समझो बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी ऑर्बिट का, ये सिर्फ इसलिए न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन फोर्स कम महसूस कर रहा है कि दूर ज़्यादा है, ऐसा नहीं। मतलब ये तो है ही, एक कारण यही नहीं है, साथ ही साथ इस दूर है तो भी इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स कम है, और साथ ही साथ जहाँ पर है वहाँ पर वो सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के देख भी नहीं रहा है। उसको उसके आगे जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरह का शील्डिंग इफेक्ट दे रहे हैं। तो इन्हीं सारे कारणों के चलते ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी पॉजिटिव चार्ज कम देखता है, साथ ही साथ दूर होने की वजह से भी पॉजिटिव चार्ज कम देखता है। इस सब का लबोलुआब क्या होता है, इस सब का ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि इससे बंधा हुआ है, इससे कुछ बाइंड है, बाहर से कहीं से एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस, इस एटम को छोड़ के बाहर फ्री हो जाएगा। एक्साइट नहीं होगा, फ्री ही हो जाएगा। अब ये एनर्जी जनरली कौन सी एनर्जी है, तो आपने पढ़ा होगा कि 3/2 kBT इस तरह की एक थर्मल एनर्जी होती है। जैसे अगर हम इस कमरे में अगर एकदम से तापमान बढ़ जाए तो आप कोई चीज़ छूओगे तो आपको गर्म महसूस होगी, और जाड़े के दिन में इसी कमरे के अंदर तापमान चूँकि बाहर भी कम है तो यहाँ भी कम होगा, तो आप किसी भी चीज़ को छूओगे तो ठंडी महसूस होगी। तो होता क्या है, टेम्परेचर का रोल ऐसा है कि टेम्परेचर हमेशा हायर से लोअर रीजन की तरफ फ्लो करता है, और तब तक फ्लो करता है जब तक कि वहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो ये कमरा बहुत जल्दी एनवायरनमेंट के हिसाब से ठंडा या गर्म हो जाएगा, यानी कि इस कमरे की सारी वस्तुएं उसी टेम्परेचर के लगभग आ जाएंगी जो कि इस पूरे कमरे का एक मीन टेम्परेचर है। तो अगर गर्मी बढ़ी तो इस बोर्ड के अंदर भी वो गर्मी, इस बोर्ड के मॉलिक्यूलों को भी गर्मी वो जाएगी। अगर यहाँ ठंड बढ़ी तो यानी कि इस बोर्ड के अंदर भी से भी एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी ये बोर्ड भी ठंडा होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो एनर्जी नॉर्मली मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है रूम टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से कॉपर के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर छूट जाते हैं। तो अब जरा बच्चों सोचो, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, अब हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन छूटे, हो सकता है 2 निकल जाएं, बड़ा एटम है तो 2 भी निकल सकते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन इन एटमों से छूटे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं भाग नहीं पाते हैं कि छूट के बाहर चले जाएं, रहते यहीं हैं और बस इसी जगह पर घूमते रहते हैं, इसी क्रिस्टल के अंदर घूमते रहते हैं। तो ऐसा जैसे आप सोचो कि जैसे समुद्र इलाका है तो लहरें आ रही हैं, पानी की लहरें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन उसकी सतह भी तो है ना, समुद्र की एक ज़मीन भी है, उसी ज़मीन के ऊपर बैकग्राउंड तो वही ज़मीन है जिसने होल्ड कर रखा है, और उसी के ऊपर वो पानी लहरों के रूप में आता रहता है। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे विचार करके देखें कि बहुत सारे एटम बैकग्राउंड में हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो हैवी हैं, मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत तेज़ी से इसके अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा चंचल हैं, एकदम से पूरे क्रिस्टल के अंदर घूम रहे हैं, जबकि जो एटम हैं दे आर लिटिल बिट क्वाइट, लिटिल बिट मतलब नॉट रेस्ट बट दे हैव सम स्मॉल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह से वही हमने आपको लिखवाया है कि आप ऐसा मान सकते हो कि सी ऑफ एटम है इलेक्ट्रॉनों की, और उसके बैकग्राउंड में जो मेटल आयन है वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए आगे लिखें। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, या ऐसे लिखें, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in the presence of external electric field, these in the presence of external electric field, these electrons accelerated and attain
certain average speed and attain certain एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कह दें, डायरेक्शन का मतलब इशू होता है, अटेन सर्टेन एवरेज वेलोसिटी कह दें, एवरेज वेलोसिटी दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अटेन सर्टेन एवरेज वेलोसिटी दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि हमने कहा कि हमारे पास ये एटम है। अब मान लो एटम कोई ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, कोई एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, कोई एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। कोशिश करेंगे कि ये सब एटम एक ऑर्डर तरीके से दिखें, जो कि मेटल जो होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं, तो उसमें एटम एक ऑर्डर तरीके से होते हैं। ये जो एरो में बना रहा हूँ ये इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिखा रहा है, मतलब ये एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इस तरह से सब वाइब्रेशन चल रहे हैं, ठीक है। और अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस तरह का। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नेगेटिव प्लेट और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगा पॉजिटिव प्लेट, तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव प्लेट है ये, अब ये सारे सर्किल आयन है, चूंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, लेकिन ये आयन ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं उस तरह से मूव करेंगे, बिकॉज ये हैवी भी है और बाउंडेड भी है अपनी जगह पर बॉन्डिंग के थ्रू वहाँ पर। तो ये रिलेटिवली फिक्स हैं, जहाँ है वहीं पर ही केवल वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये तो फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है, वो तो किसी से बंधा नहीं है, लेकिन उस पूरे क्रिस्टल के अंदर चल सकता है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों, हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन को चूज किया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है नेगेटिव प्लेट की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा। इलेक्ट्रॉन भागेगा सीधा, लेकिन यहाँ टक्कर हो गई। अब टक्कर हो गई तो हो सकता है इस टक्कर से उधर चला जाए, मतलब जैसी टक्कर हो तो यहाँ किसी वेलोसिटी v1 से टकराया, टक्कर हो गई तो यहाँ रुक गया, यहाँ v0 हो गया। फिर वो भागा थोड़ा, मतलब अब टक्कर ने इसको इधर ढकेल दिया, तो किसी लो वेलोसिटी v2 से, चूँकि यहाँ से धक्का इधर लग रहा है और टक्कर इसको इधर भेज रहा है, ऐसा कुछ हुआ। फिर यहाँ से वो यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ, ऐसे इस तरह से वो मान सकते हैं आप आगे बढ़ रहा है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये बहुत ही करेक्ट तो नहीं है ये, अगर आपको जनरली 12th क्लास में आप इसी तरह के डायग्राम देखते हैं। अभी मैं कहूँगा चूँकि जब भी टक्करें होती हैं तो इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। मतलब ज़्यादा अगर हम एक्यूरेसी के साथ बात करें तो इस टक्कर को समझाने के दौरान हमें ऐसे बताना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ टकराया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। देखो आप, इसका जो पाथ मैं बना रहा हूँ वो कैसा है? पैराबोलिक पाथ होता है। अब पैराबोलिक क्यों होता है? अब उसका आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो भाई जब एक पॉइंट पर मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी इस तरह से है, एक वेलोसिटी, दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं इस पार्टिकल पे, तो इस पे मतलब एक वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, जो कि इस फोर्स की वजह से, टक्कर की वजह से कोई वेलोसिटी इस तरफ है मान लो, और दोनों के इन्फ्लुएंस में जब घूम रहा है तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जो पैराबोलिक होता है। इसीलिए आपको यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल, फिर यहाँ टक्कर हुई है प्रोजेक्टाइल, तो इस तरह से पैराबोलिक मोशन होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा सा कुछ चीज़ है, आप डायरेक्ट वाले से भी कर सकते हैं। इस डायग्राम को अगर आप बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसको मैं जल्दी इसको ठीक कर देता हूँ। से ये है हमारे पास, सारे एटम सेम साइज के इस तरह से है मान लें, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मान लें जस्ट एक रैंडमली ऐसे। तो आप देखो ये थोड़ा सा कर्व्ड पाथ बनाओ तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ा सा फिजिक्स के हिसाब से आपकी एक्यूरेसी थोड़ा और अच्छी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब इस तरह का एक पोटेंशियल काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, या आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E0 है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है
वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा है। जैसे यहाँ वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी v1 थी, यहाँ 0 हो गई, यहाँ से यहाँ तक v2 हुई, यहाँ 0 हो गई, यहाँ से यहाँ तक v3 हुई, मान लो 0 नहीं हुई, कुछ v4 बची रह गई। फिर इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक नेट इसका गति आगे की तरफ बढ़ रही है। इधर भी लौटा है लेकिन आगे ज़्यादा बढ़ा है बजाय ज़्यादा पीछे लौटने के। तो इस तरह से हम एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी ही होती है। तो v1 0, v2 0, v3 v4 v5 0, v6 0, v7 0, v8, इस तरह जितने आप निकालते चले जाओ और उनको जितनी टक्करें इस तरह की हुई हैं उनसे डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वही आपने लिखा है। चलिए अगला पैराग्राफ लिखते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर ऑल्सो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद लिखें नेक्स्ट पैराग्राफ से, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर ऑल्सो गुड थर्मल कंडक्टर्स। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर ऑल्सो गुड थर्मल कंडक्टर्स। फुल स्टॉप। इन द कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, in the conduction of thermal energy from higher temperature to lower temperature region, in the conduction of thermal energy from higher temperature to lower temperature region, these free electrons are involved. These free electrons are involved. ओके सो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपने देखा है लोहा है, लोहे से अगर करंट फ्लो कर सकती है तो लोहे से हीट भी फ्लो हो जाती है। इसीलिए अगर बर्नर गैस का बर्नर जल रहा है और आप उसके ऊपर चम्मच रखो या चम्मच रखो और चम्मच की हैंडल स्टील की है, लोहे की है, तो आप देखोगे कि चम्मच का अगला सिरा तो बर्नर पे है लेकिन पीछे जो जहाँ आप पकड़े हैंडल वहाँ पर भी गर्माहट पहुँच रही है। और वैसे ही चम्मच को अगर हम किसी तार पे टच करा दें तो तार से भी करंट हमको झटका लग सकता है। तो इसका मतलब है कि लोहा जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई हीट दे दी जाए तो हीट को भी वो फ्लो कराएं। तो यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी इस तरह की एनर्जी उनको मिलेगी, उस मटेरियल के पास आएगी, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेचारे एक तरह से कह सकते हो उस एनर्जी को लेकर के वो उसको आगे बढ़ाएंगे। जहाँ हायर है टेम्परेचर, जहाँ हायर है वहाँ से आगे बढ़ाएंगे, पोटेंशियल जहाँ हायर है वहाँ से उसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से करंट का फ्लो और हीट का फ्लो होता हुआ हम लोग देखते हैं। आगे लिखें। द इनिशियल थ्योरी फॉर मेटेलिक सिस्टम, द इनिशियल थ्योरी फॉर मेटेलिक सिस्टम was developed by Drude, Paul Drude I think का नाम था, was developed by Drude in 1900, was developed by Drude in 1900. Full stop. The most important feature of this theory, the most important feature of this theory, what is the this theory means, ब्रैकेट में लिख देना, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। तो पॉल ड्रूड ने जो थ्योरी प्रपोज की थी उसको हम या तो कई जगहों पे क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं, ये सारे इनके नाम हैं। तो जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था इस थ्योरी का वो ये था कि हम इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस को माने और उसके बाद न्यूटन के लॉ लगा दें। बहुत कुछ हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं करनी है। न्यूटन का लॉ जो कि तो बहुत पहले डेवलप हुआ था, 250 साल पहले एक तरह से कह सकते हो, 1900 से पहले हुआ था, 250-300 साल पहले। तो उस थ्योरी का हम इस्तेमाल करें, न्यूटन की थ्योरी को अप्लाई करें और इलेक्ट्रॉन जो न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल है उसकी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और दोनों को अप्लाई करके हम आराम से ओम लॉ को डिस्कवर कर सकते, ओम लॉ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस थ्योरी की शुरुआती सफलता लोगों को इसलिए भी दिखी और लोगों को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ
कि आपको न्यूटन लॉ अप्लाई करना है, आपको इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, आपको कोलिजन थ्योरी जो कि मैकेनिक्स की एक बड़ी अच्छी खासी थ्योरी है, वेल डेवलप्ड थ्योरी है, उसको यूज करना है। और ये सब करके आप कंपैरेटिवली सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा उसमें हुज्जत नहीं करनी, कंपैरेटिवली सिंपल तरीके से आप ओम्स लॉ को डिराइव कर सकते हो। ओम लॉ जो खोजा गया था तो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल लॉ था, और उस एक्सपेरिमेंटल लॉ को हम थ्योरी की सहायता से रिप्रोड्यूस कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ड्रूड की जो थ्योरी की जो अजम्पशन है वो सही है। जाहिर सी बात है भाई, आपने जिन भी अजम्पशन को लेकर के थ्योरी बनाई और वो थ्योरी जो फैक्ट है उसको प्रूव कर रहा है, इसका मतलब हमारी थ्योरी के बेसिक अजम्पशंस बिल्कुल सही है। ये इसका लॉजिक है। तो यहाँ आप लिखोगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी वॉज दैट, क्या था, was that by considering the electron as a particle, was that by considering the electron as a particle and by using and by applying Newton's law of motion, we may derive the Ohm's law. We may derive the Ohm's law। तो ये एक तरह से इस थ्योरी की एक सफलता का एक शुरुआती वो था, आप कह सकते हो सिग्नेचर था कि इस तरह से ओम लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है इस वजह से। चलिए लिखें, इन नॉर्मल कंडीशन। अब हम थोड़ा सा इस थ्योरी को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो अभी तो जैसे मैंने यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब मैंने बताई जब ये पोटेंशियल लगा है, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगी है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट ना लगाएं तो क्या इस तरह का मोशन नहीं होता है, क्या इस तरह से गति नहीं होगी? तो ऐसा नहीं, गति तब भी होगी, इलेक्ट्रॉन तो तब भी मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनों के पास नहीं। अब इस बैटरी ने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसके ऊपर लगा दी, लेकिन जब कुछ भी नहीं बैटरी लगाई थी तब भी तो थर्मल एनर्जी तो यहाँ थी ही। अब समझो यहाँ पर क्या होता है। होता ये है, इसे मान लो इलेक्ट्रॉन, अभी हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ना बनाए क्योंकि बाहर से उस तरह का कुछ है नहीं। तो इसे मान लो इलेक्ट्रॉन आया, ये टकराया, तो यहाँ एनर्जी मान लो V1 है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, सपोज ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो जब वो यहाँ गया तो इस तरफ माइनस कुछ U1 हो गया, फिर वो इधर आया तो मान लो U2 हो गया, फिर इधर गया तो कुछ माइनस U2 हो गया, फिर इधर गया तो मान लो U3 प्लस हो गया, फिर इधर आया यहाँ टकराया तो माइनस U3 हो गया। ऐसे तो जब हम एक बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सोचते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टक्करों की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी होती है कि जितनी उसके पास वेलोसिटी के पॉजिटिव टर्म्स होते हैं उतने ही उसके पास लगभग नेगेटिव टर्म होते हैं। यानी उसका नेट जो ड्रिफ्ट है वो जीरो होता है। तो वो जैसे आप एक कदम दाएं गए, जैसे मान लो आपसे कहा गया आप जहाँ खड़े हो वहाँ 2 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम पीछे आओ, तो आप मोशन तो कर रहे हो बट लगभग अपनी जगह पे ही। लेकिन अगर हम कह दें कि आप 3 कदम आगे बढ़ो और 2 कदम पीछे आओ, तो आपने 3 कदम आगे बढ़े और फिर 2 कदम पीछे आए, मतलब 1 कदम का आपको इंक्रीमेंट हुआ। फिर आपने वहाँ से 3 कदम आगे बढ़े, फिर 2 कदम पीछे आए तो फिर 1 कदम इंक्रीमेंट हुआ। तो इस दौरान क्या हो रहे हैं कि आपके पास जो प्लस वाले टर्म हैं 3 कदम आगे वाले वो ज़्यादा हैं, माइनस वाले टर्म जो 2 कदम पीछे हैं वो कम हैं। यानी कि आपको एक नेट गेन हर बार हो रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं 2 कदम आगे जाओ 2 कदम पीछे आओ, तो इस दौरान आप मोशन में तो हो, आप रुके नहीं हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपकी शिफ्टिंग जीरो है। तो जब हम किसी मेटल के अंदर, जिसके अंदर आपने मेटल मतलब कोई भी कंडक्टर लिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह चक्कर लगा रहे हैं, तो वो जब इस तरह से टक्कर करते हैं और उनके पास वेलोसिटी आती है, तो ये सारे वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो नेट इफेक्ट जो होता है, ऐसा
वेलोसिटी में कोई गेन नहीं होता, तो वहाँ हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की चीज़ कोई कह नहीं सकते, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, और विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो होती है। तो इस चीज़ को जरा सा अगले पैराग्राफ्स लिखें। इन नॉर्मल कंडीशन व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द मटेरियल, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इन नॉर्मल कंडीशन व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द मटेरियल, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल मूव रैंडमली। द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल मूव रैंडमली in all possible directions, move randomly in all possible directions, and there is no any drift in any direction, and there is no any drift in any direction। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसको अब ऐसा करते हैं, एक फिगर बना लीजिए, एक फिगर बना लेते हैं, थोड़ा बड़े बड़े आइटम बनाते हैं, और आप ऐसे दिखाएं। मतलब ये तो कुछ डिजाइन जैसी बन गई। आई जस्ट वांट टू शो इट रैंडमली, तो आप बना लीजिएगा ऐसे ही, इस तरह से कुछ पैटर्न अनइंटेंशनली एक ऐसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E0, नो ड्रिफ्ट यानी VD is 0. Drift VD is the drift velocity. No drift, no electric field, no drift. मोशन है बट देर इज नो इंक्रीमेंटल, कोई उसमें उस तरह कुछ नहीं। ओके, और हाँ, इनको भी थोड़ा सा आप दिखा दो, ये भी भाई वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी तो आपको दिखाना है ना, जरूरी नहीं कि सब एक जैसे वाइब्रेट कर रहे हो। दे आर वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग लैटिसेस हैं ये। यहाँ पे आप लिख सकते हो वाइब्रेटिंग लैटिस पॉइंट। अब लैटिस क्या होता है, थोड़ा सा एक साइंटिफिक नाम है। जो एटम जब किसी लोकेशन पे रहता है क्रिस्टल में, तो उस पोजीशन को हम मोटिफ या बेसिस कहते हैं, और उस एटम को या मॉलिक्यूल को हम उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम लैटिस कहते हैं, और उस एटम या मॉलिक्यूल को हम मोटिफ कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो ये जो लोकेशन है इसको लैटिस पॉइंट कहते हैं, जहाँ एटम है। तो आप कहते हो कि लैटिस वाइब्रेट कर रहा है। ओके, इस तरह का है। कब है ये, जब आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है। चलिए आगे लिखिए। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, when external electric field is applied along some specific direction, मान लीजिए से x direction, along some specific direction, say x direction, comma, there is a net drift along the there is a net drift there is a net drift according to there is a net drift according to the external electric field. During such conditions the electrons scattered randomly. During such conditions, the electron is scattered randomly and displaced by certain net distance from its
initial position near to negative terminal, from its initial position near to negative terminal towards the positive terminal, near to negative terminal towards the positive terminal of the battery, of the external battery. ओके, तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम अगर बनाऊं तो ये है आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल, ये है आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल। ओके, आपने और आपका ये मटेरियल है जिसके ऊपर आपने बैटरी लगा रखी है। सो यहाँ पर इस तरह से एटम है, ये हमारे इस तरह से एटम है। तो अब मान लो, अब यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E0, मान लो ये इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस कहें तो इस तरह से है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, और मान लो वो इलेक्ट्रॉन किसी वजह से इधर से ऑलरेडी आ रहा था, तो उसके पास एक वेलोसिटी कंपोनेंट ये है, एक वेलोसिटी कंपोनेंट ये है। दोनों का इन्फ्लुएंस ये होगा कि वो एक पैराबोलिक पाथ पर जाएगा, यहाँ टकराया। अब जब टकराया तो इस कोलिजन ने इसको इधर ढकेला, जबकि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इधर है। तो ये मान लो यहाँ से आया इस तरह से, इससे टकराया, इससे टकरा करके इससे टकराया, फिर वो इससे टकराया, फिर वो इससे टकराया, फिर ऐसे गया। तो हम कुल मिला के यहाँ पर कुछ ऐसा देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है लगातार टक्करें सह रहा है, लेकिन हर टक्कर के साथ धीरे धीरे अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी नेगेटिव प्लेट, उससे अपनी जो फाइनल पोजीशन है पॉजिटिव प्लेट, उसकी तरफ मूव कर रहा है। मूव ऐसे सीधे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान देखते रहोगे धीरे धीरे रेंगते हुए वो आगे बढ़ रहा है। मतलब कुछ ऐसा है, आप ऐसे सोचो कि ये अगर मैं बताऊं ऐसे 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 चल रहा है, ये आप इसको फॉलो करते रहो, आप इसको फॉलो करते रहोगे तो आप देखोगे कि ये हो सकता है इस तरह से हो, बट दिस इज़ समथिंग इंक्रीमेंटल। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, तो उस दौरान इसने कई बार बैक गियर लगाया, बट एक शिफ्ट हुआ यहाँ पर। और अगर हम सोचें जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या था, तो कुछ ऐसा था। तो ये कुछ बस वहीं पर ही लोकलाइज्ड इस तरह से ही वो बस वहीं पर ही, नथिंग इज ग्रोइंग, बस इसी के अंदर ही इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये जो स्वार्मिंग थी ना, से रेंगना, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन बट यहाँ नहीं था, ऐसा कुछ आप विजुलाइज कर सकते हो कि हो रहा होगा। ओके, सो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी हम एक एनालिटिकल थ्योरी करेंगे, और उस एनालिटिकल थ्योरी में हम कुछ रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे, कुछ मीन टाइम की बात करेंगे, कुछ एक मोबाइलिटी का पैरामीटर निकालेंगे, हम लोग कुछ इवन ओम्स लॉ जिसको कि हमें प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ करेंगे। तो वो एनालिटिकल पोर्शन है, उसको आपको मैं करवाऊँगा। तो वो सब आपको मिलता रहेगा, एंड आई एश्योर यू कि अब वो मैं रेगुलर उसको करता रहूँगा। ये मैं इसीलिए बार बार आके वीडियो पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अब आपको वीडियो कोशिश करूँगा पूरे दूं, ताकि मेरे ऊपर एक प्रेशर है कि मैंने कमिटमेंट किया है अपने दर्शकों से, अपने बच्चों से, और अगर वो कमिटमेंट मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा तो फिर वो तो एक तरह से अपनी बात से फिरने वाली बात होगी। तो अब इस वजह से मैं बार बार ये कमिटमेंट कर रहा हूँ। खैर चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं, और ध्यान रखिए अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।